विंग्स ऑफ डिज़ायर की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एड्स दुनिया भर की जानलेवा बीमारियों में से एक है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एड्स के प्रति जागरूक बने और स्वस्थ रहें। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि साइंस को आसान बना आम जनता तक इसे पहुँचाकर जागरूकता फैलाने की पहल में मॉलिक्यूल क्लब आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आप तक लाया है एड्स जागरूकता कार्यक्रम, जहां हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर असफिया सुल्तान, आप जीएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की अनुभवी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप हॉस्पिटल इन्फेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया अलीगढ़ चैप्टर की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इसके साथ ही आप माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल माइक्रोबायोज इंडिया की एडिटोरियल बोर्ड की सदस्य भी हैं। आपने डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जैसी किताबें भी बतौर लेखक लिखी हैं। और हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर अली जाफर आब्दी, आप एएमयू के यूनिवर्सिटी हेल्थ ऑफिसर और रेड क्रॉस सोसाइटी एएमयू की कोऑर्डिनेटर हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप एड्स कंट्रोल सोसाइटी उत्तर प्रदेश और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको उत्तर प्रदेश के मुख्य सदस्य भी हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संस्थान में भी बतौर मास्टर ट्रेनर और सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर यानी निगरानी चिकित्सा अधिकारी भी रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगी कि वे इस मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले डॉक्टर आबदी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर आबदी, एड्स इतनी खतरनाक बीमारी है कि किसी की जान तक जा सकती है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि एड्स क्या है और ये इतनी जानलेवा क्यों होती है। Thank you for inviting me to this talk. It is very good that youth is involved in all these programs, and I'm happy to be with you all. You have asked a very good question कि आखिरकार ये एड्स है क्या? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखिए यहाँ पे बहुत अगर संक्षिप्त में हम आपको बताएं, एक्वायर्ड मतलब कोई चीज जिंदगी में हमने पाई है ना। ये इसलिए बताया गया कि पैदाइशी नहीं है, ये जिंदगी में हमको हो जाता है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है लड़ाई करने का किसी भी विषाणु, किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया से। तो वो जो है इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाती है और हमारे जो बॉडी में जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो लड़ते हैं इससे, वो कम हो जाते हैं। और सिंड्रोम का मतलब होता है कई बीमारियों के लक्षण एक साथ हो जाना। तो ये बीमारी जो है क्या करती है, हमारे अंदर की, ये समझ लीजिए कि सेना को समाप्त कर देती है। हमारी जो है सेना समाप्त हो जाती है। अब कोई भी छोटा मोटा भी दुश्मन जो है हमारा, कोई बहुत ही हल्का फुल्का दुश्मन भी हमको हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इसीलिए जैसे आपने अभी शुरू में कहा, इसी वजह से क्योंकि हमारा कोई अब रक्षक नहीं रहा, हमारा कोई सिपाही नहीं बचा, इसलिए हम जो है असहाय हो जाते हैं और हमारी मौत हो सकती है। इसीलिए इस बीमारी को जानलेवा कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आब्दी, डॉक्टर आब्दी, हमारे दर्शकों को एड्स की असली तस्वीर से रूबरू कराने के लिए। अब डॉक्टर असफिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हमारे आसपास के लोग इस बीमारी के बारे में बातें करते हैं तो वैसे कभी एचआईवी तो कभी एड्स के नाम से पुकारते हैं, तो क्या इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है या ये बिल्कुल अलग है? ओके, तो आपके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल, क्योंकि आज के जमाने की ये नीड है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सब एक साथ आए हैंड इन हैंड। और डब्ल्यूएचओ का भी अब यही इनिशिएटिव है कि सारे सेक्टर्स एक साथ आए और इस अवेयरनेस को, जो जागरूकता है, उसको बढ़ाया जाए। तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन जो आपने मेरा दिया। एंड इट्स रियली, आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं ये प्लेटफॉर्म डॉक्टर आब्दी सर के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपके आंसर क्वेश्चन पे आते हैं कि एचआईवी और एड्स में क्या फर्क है। जैसे कि सर ने बताया कि एड्स में हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। तो जब क्योंकि ये एक बीमारी एक वायरस से होती है, तो जैसे ही वायरस ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है, दैट इज एचआईवी वायरस। वो एक एचआईवी वायरस है, जैसे
कोई जो जीवाणु होते हैं उसी तरह का एक जीवाणु है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हम बोलते हैं HIV है, HIV पॉजिटिव है। मतलब एक बार वो जीवाणु अंदर चला गया तो उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। अभी तक कोई ऐसी दवा या कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आई है कि उसको खत्म किया जा सके। तो एक बार चला गया तो आप जिंदगी भर के लिए वो वायरस आपकी बॉडी में रहता है और अपने आप को अपने आप को बढ़ाता रहता है। जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है तो पहली स्टेज होती है जिसमें बॉडी उसको खत्म करने की कोशिश करती है। जैसे सर ने बोला कि एक सिस्टम होता है जो उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो उसमें आम बोला जाए कि हल्का सा बुखार आएगा या थोड़ी थोड़ी गिल्टियां हो जाएंगी, तो थोड़ा आपको बदन दर्द रहेगा। एक आम तरीके के सिम्टम्स आते हैं, वो किसी में हो भी सकते हैं किसी में नहीं भी। उसके बाद एक फेज आती है कि बहुत टाइम तक कुछ भी वो वायरस बॉडी में है, शरीर के अंदर है, लेकिन कोई भी बीमारी नहीं हो रही है। ये स्टेज कितनी लंबी होती है या ये टाइम कितना लंबा हो सकता है, ये अभी तक कोई हर इंसान का अलग अलग होता है। फिर उसके बाद एक आखिरी स्टेज आती है जब, जैसे कि सर ने बोला कि सारी जो सिपाही है वो खत्म हो जाते हैं हमारी बॉडी के। तो वही जो सिपाही जब खत्म हो जाते हैं तो ये HIV इन्फेक्शन बदल जाता है एड्स में, जिसमें सारे सिपाही खत्म हो चुके हैं और आपको सारी बीमारियां लड़ने के का खतरा बढ़ गया है और कोई भी बीमारी आपको पकड़ सकती है और इनफेक्ट आपकी जान भी जा सकती है। तो जब पूरी आपके सिपाही खत्म हो गए और आप बीमारियों के घेरे में आ गए तब वो एड्स कहलाता है, और जब तक आपकी ये शुरुआत की वो स्टेज है वो HIV इन्फेक्शन कहलाते हैं। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असफिया, हमारे दर्शकों को HIV और एड्स के बीच के अंतर को इतने आसान शब्दों में समझाने के लिए। अगला सवाल डॉक्टर आब्दी आपसे। डॉक्टर आब्दी, लोगों में ऐसी धारणा है कि एड्स संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से एड्स हो सकता है। आपसे जानना चाहूंगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे फैलता है और इससे बचने के उपाय क्या है? अच्छा, तो ये बहुत अच्छा सवाल है बेसिकली, और यही मकसद होना चाहिए हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, और बेसिकली वर्ल्ड एड्स डे मनाने का मकसद भी यही है। देखिए, ये बीमारी जो है छूत की बीमारी है ना। छूत की मतलब कॉन्टेजियस है, लेकिन ये अब जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ये उस तरह से नहीं है कि हवा से फैले या किसी को हाथ लगाने से फैले। इसके 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है फैलने के, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो है सेक्सुअल रूट। ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट रूट है। दूसरा, कंटेमिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट हमारे अंदर यूज होता है। और तीसरा जो है वो है नीडल से। कोई भी नीडल है, बेसिकली नीडल क्या, कोई भी चीज जो बॉडी को पियर्स कर जाए और वो इन्फेक्टेड हो, उससे हो सकता है। फिर इसके अलावा जो है वो मदर से बच्चे को हो सकता है। ये कॉमन मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है ये बीमारी जो है वो फैलती है। फिर आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और वो भी हमको हमारे नौजवान लोगों को जागरूक कराने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस किस चीज से नहीं फैलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये हम नहीं जानेंगे किस किस चीज से नहीं फैलता है तो हम जबरदस्ती किसी से छुआछूत नहीं करेंगे, किसी को हम स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे। जैसे किसी से हम अपने खाने के बर्तन शेयर करें, उससे नहीं फैलता है ये। अगर किसी को हम हग करें, उससे नहीं फैलता है। हम हाथ किसी से मिलाएं, अब जैसे कोरोना वायरस में तो हम हाथ भी मिला लें तो उससे फैल जाता है, ये उससे नहीं फैलता है। ना ही कोई टॉयलेट की सीट शेयर करने से फैलता है, ना ही क्या कहते हैं मॉस्किटो या किसी और तरह के इंसेक्ट बाइट से ये फैलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको पता होना कि किस किस चीज से ये नहीं फैलता है ना। तो हमने बहुत सारी चीजें आपको गिनाई जिनसे ये चीज नहीं फैलती है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है बताना कि अगर हम किसी से अगर हम हाथ मिला रहे हैं किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट से, तो हमको नहीं होगा इससे HIV। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमारी स्किन में कोई कट लग जाए,
और उसके अंदर कोई इन्फेक्टेड आदमी का कोई फ्लूइड हमारे उसमें आ जाए, तब ये चीज होती है। बाकी चीजें जो भी हमने आपको गिनाई इससे नहीं होती है। तो अगर ये चीज क्लियर हो जाए तो हमारी बहुत सारी जो धारणाएं हैं, जो मिसकंसेप्शन है, वो दूर हो जाएंगी। अब बात आती है कि कैसे हम इसको प्रिवेंट करें। ये और यही अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमको क्या कहते हैं, इसको देखना चाहिए कि कैसे प्रिवेंट इसको कर सकें। देखिए, एक चीज का ख्याल रखिए कि दो चीजें होती हैं, एक होता है क्योर करना और एक होता है ट्रीट करना। अभी तक के HIV का कोई भी क्योर हमारे पास नहीं है। इज द ओनली क्योर, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। तो अगर हम प्रिवेंट करेंगे, अभी थोड़ी देर में हो सकता है हम लोग बात करें, और आजकल क्योंकि हर आदमी हर बच्चा वैक्सीन की बात करता है, प्रिवेंशन इज द ओनली वैक्सीन अवेलेबल फॉर HIV। तो दो चीजें हो गई, प्रिवेंशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्यों, प्रिवेंशन ही क्योर भी है और प्रिवेंशन ही वैक्सीन है। अब जब इतना इंपॉर्टेंट हो गया तो आखिर प्रिवेंशन करें तो करें कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अभी हमने आपको शुरू में बताया कि क्या कारण है इसके बीमारी के फैलने के। सबसे पहला कारण क्या हमने आपको बताया था, सेक्सुअल रूट। तो क्या होगा इसके लिए, इंपॉर्टेंट क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं होना चाहिए। अब अनप्रोटेक्टेड सेक्स वो भी किसमें, हाई रिस्क ग्रुप से, प्रोस्टिट्यूट से, जैसे गलत वर्ड हमने इस्तेमाल किया, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स से। दूसरा, अच्छा होता क्या है बेसिकली, क्यों हो रहा है, सेक्सुअल रूप से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ट्रॉमा हो सकती है और यहाँ से बॉडी फ्लूइड अंदर जा रहा है। तो एनल सेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है इसका। दूसरी चीज क्या है, अगर करें तो प्रोटेक्टेड सेक्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आदमी को क्या होना चाहिए, बहुत ही किसी इसमें जो है कॉन्डम का इस्तेमाल करना, तो उसकी वजह से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, ब्लड प्रोडक्ट जब भी इस्तेमाल हो, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। हिंदुस्तान में जो अनीमिया मतलब खून की कमी एक बीमारी है हमारी, क्या कहते हैं, जो महिलाएं हैं जो क्या कहते हैं जब प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा हो रहा होता है, 50% जो है अनिमिक होती है, कुछ को तो ब्लड की जरूरत पड़ जाती है। कुछ लोगों को बीमारी होती है जिसमें ब्लड की जरूरत पड़ जाती है। तो जब भी ब्लड इस्तेमाल करें वो एक सर्टिफाइड लेबोरेटरी का और वो भी टेस्टेड ब्लड इस्तेमाल करना चाहिए। और हर ब्लड बैंक जो कि गवर्नमेंट से लाइसेंस जिसको मिलता है उसमें क्या होता है, वो HIV का टेस्ट, और भी टेस्ट होते हैं लेकिन HIV की किसी बात हो रही है, HIV टेस्ट पहले वो करते हैं। दूसरी चीज, ब्लड जिससे ले आप कमर्शियल ब्लड डोनर से मत लें। कमर्शियल ब्लड डोनर मतलब कौन होते हैं, जिनका काम ही है ब्लड डोनेट करना। अब आप कहेंगे उनसे क्यों लें, क्योंकि उनको ऐसा क्या जरूरत पड़ गई है, अपना खून बेच रहे हैं। यूजली वो ड्रग एडिक्ट होते हैं, यूजली वो जो होते हैं, बैन भी है उनसे आप ना लें। तीसरी चीज क्या है, जब भी कभी बीमारी हो, कुछ हो, इंजेक्शन जो लगवाएं वो पहली बात तो सर्टिफाइड आदमी से लगवाएं। दूसरा वो डिस्पोजेबल हो, डिस्पोजेबल नीडल। डिस्पोजेबल नीडल नाम ही है डिस्पोजेबल, मतलब यूज करके उसको डिस्पोज ऑफ कर देना। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि मतलब हमारे प्रिव्यू के बाहर है, लेकिन इन चीजों का सबसे ज्यादा आपको इस्तेमाल करना है। फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बढ़ावा देती हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन, IV ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज मतलब अफीम, चरस, इनके जो हैबिट्स जिनको होती है उनको भी HIV के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए और इन चीजों से हमको दूर होना चाहिए। ये हमारे कुछ मुख्य हमारे प्रिवेंटिव मेथड्स है, जिसको हम लोग अगर इतना ही हम लोग समझ लें ना तो ये हमारे लिए मोर देन इनफ है और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी सर, जी सर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आबदी हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर वो हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, ताकि विंग्स ऑफ डिजायर की तरफ से हो
रही पहल की जानकारी आप तक पहुंच सके और आप भी इसमें अपना योगदान दे सकें। और अगर आप साइंस को आसान बना लोगों तक इसे पहुंचाकर जागरूकता फैलाना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं विंग्स ऑफ डिजायर के मॉलिक्यूल क्लब से। इसके साथ ही मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर उनके मन में भी एड्स संबंधित कोई सवाल है, तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर भेज सकते हैं। डॉक्टर असफिया, अब मैं आपसे रुक करना चाहूंगी। और डॉक्टर असफिया, आंकड़ों में देखा गया है कि एड्स संक्रमित 8 में से 1 व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता है कि उसे एड्स है। आपसे जानना चाहूंगी कि एड्स को कैसे पहचाना जाए, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, और यदि किसी व्यक्ति में इन लक्षणों को पाया जाता है तो एड्स की जांच कैसे होती है, इसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, HIV की जहां तक बात है, एड्स जब हो गया तो उसके लिए जो दवाएं हैं वो उसकी रोकथाम उतनी नहीं कर पाती जितनी HIV की स्टेज में, जो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि HIV की जो स्टेज है, जब तक वायरस अपने आप को बढ़ा रहा है बॉडी में, लेकिन हमारी जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो अगर उस स्टेज पे हम इलाज शुरू करते हैं और इंसान को पता चल जाए कि मेरे अंदर HIV का जीवाणु है, तो उस स्टेज पे अगर इलाज शुरू हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो ज्यादा कारगर होता है बनिस्बत इसके कि एड्स जब पूरी बीमारी, जब हमारी पूरी शक्तियां खत्म हो गई बीमारियों से लड़ने की और तरह तरह की बीमारियां हमें लग गई, उसके बाद हमें पता चली। तो अगर जैसे कि जो भी सर ने बताया कि इस तरह अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, या अगर कोई निडल शेयरिंग की आपने कभी किया है, या ड्रग अब्यूजर्स हैं जिनको ड्रग्स लेने की आदत है वो लोग हैं, या और भी कोई ऐसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, या दांत कभी आपने एक्सट्रैक्ट कराया है या कुछ ऐसा हुआ है और आपको लगता है कि आपको हल्का बुखार या कुछ है, मतलब कोई भी ऐसी हिस्ट्री है उसके बाद आपको लग रहा है, तो आप उसमें जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है, जांच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बनस्बत इसके कि उसके पूरे आप बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंच जाए जो कि एड्स कहलाती है। उसमें जो आपने पूछा कि क्या लक्षण है, उसमें जो लक्षण आते हैं शुरुआती स्टेज में कोई आपको ऐसे ज्यादा लक्षण नहीं पता चलेंगे, सिवाय इसके कि जो भी सर ने बताया कि किस किस तरह से फैलता है, उस आपके दिमाग में वो मरीज को पता हो कि ऐसी चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं तो मैं अपनी जांच करा लूं। जब एड्स हो जाती है तो उसमें लक्षण यही है कि बुखार आपको आ रहा है, उसका कोई वजह नहीं पता चल रही, लंबा बुखार चल रहा है, लंबी खांसी चल रही है 2 हफ्ते से ज्यादा, उसमें आपको नहीं पता चल रहा है कि और क्या वजह हो सकती है मेरी खांसी की, बिना किसी वजह के आपका वजन बहुत कम हो रहा है, बिना किसी वजह के आपको दस्त आ रहे हैं, बहुत लंबे 2 हफ्ते से ज्यादा आपको दस्त भी रह रहे हैं, या और भी बहुत सारी होती हैं जो इन्फेक्शंस आम लोगों में कॉमन नहीं है और आपको उस तरह के इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस तरह के वो एड्स के उसमें होती है। अब आते हैं जांच कैसे होती है। तो अगर इस तरह की कोई भी हिस्ट्री है आपकी और आपको लगता है कि इस तरह का कोई भी एक्सपोजर या इस तरह की किसी भी चीज के आप संपर्क में आए हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। ICTC सेंटर्स होते हैं, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में है, जैसे कि हमारे जैन मेडिकल कॉलेज में है, या फिर और जगहों पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी होते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी है। ठीक है, तो जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये सेंटर्स होते हैं, ICTC सेंटर, जिसमें जांच होती है, और मेडिकल कॉलेजेस में भी होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस जगह जाना है, और इस जो एक सोशल स्टिग्मा है कि पता चल जाएगा लोगों को या कुछ हो जाएगा, तो इस जांच को बिल्कुल ही गुप्त रखा जाता है, सिर्फ मरीज को पता होता है, या फिर जो डॉक्टर उसे भेज रहा होता है उस डॉक्टर को बताया जाता है, ताकि सही इलाज शुरू हो सके। तो इस चीज को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल गुप्त रखा जाता है, किसी और को नहीं पता होता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं। तो इसलिए ये सोच के घबराना और जांच के लिए ना जाना, ये बिल्कुल मत करिए। अगर आपको कुछ भी लगता है, जरा सा भी शक है, तो जांच करवा लीजिए, क्योंकि जैसे कि सर ने कहा कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर, प्रिवेंशन कीजिए, या फिर अगर पॉजिटिव है तो जो दवाएं हैं उसको शुरुआती स्टेज में ही ले लीजिए, बाद में लेने से कोई फायदा नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको सेंटर पे जाना है, बिल्कुल सारी आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी, और कुछ टेस्ट होते हैं, वो होते हैं सिर्फ आपको जाके अपनी जो भी डिटेल्स है वो बतानी है और अपना ब्लड दे देना है। उसी दिन या दूसरे दिन तक आपको रिपोर्ट मिल जाती है आपके खून की जांच की, और आपको कुछ नहीं करना होता। आप पॉजिटिव होते हैं तो भी पता चल जाता है, नेगेटिव होते हैं तो भी पता चल जाता है। और इन सेंटर्स में आपकी पूरी काउंसलिंग की जाती है कि आपको आगे क्या
एहतियात बरतनी है। अब आप किसी और को, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप किसी और को कैसे बचा सकते हैं इस बीमारी से, आपसे दूसरे तक ना पहुंचे, ये पूरी काउंसलिंग आपको की जाती है। और अपने आप को भी क्या क्या एहतियात बरतनी है वो भी पूरी काउंसलिंग की जाती है। और अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको दवा वाले सेंटर्स पे रेफर कर दिया जाता है। तो सिंपली सिर्फ आपको जाना है, बताना है और अपना खून देना है। जी जी, बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर असफिया हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब फेसबुक पर देख रहे हमारे दर्शकों में से एक सवाल आया है। डॉक्टर आब्दी, आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से एड्स के मरीजों के लिए क्या क्या प्रबंध हैं और ये कितने सफल रहे हैं? देखिए, अभी तो जो कुछ भी हो रहा है सब सरकार ही कर रही है। और जैसे अभी डॉक्टर आसिया आसिया हमको लोगों को बता रही थी, वो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, क्योंकि वो खुद भी उस पर काम कर रही हैं। ये जांच से लेके और ट्रीटमेंट तक सब गवर्नमेंट जो है कर रही है। काफी ज्यादातर चीजें इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप ये देखिए, इसके अंदर शुरुआत जो है अवेयरनेस क्रिएट करना, फिर क्या कहते हैं टेस्ट करना। और टेस्ट ऐसा टेस्ट नहीं करना, टेस्ट मतलब पहले आपको बताया जाता, किसी की जबरदस्ती आप टेस्ट नहीं करा सकते। टेस्ट के क्यों करा रहे हैं, टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, अगर टेस्ट नेगेटिव है तो क्या है, ये सारी जानकारी दी जाती है। और मरीज को फोर्स नहीं करते हैं हम टेस्ट कराने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रही थी, हम लोगों को बहुत अच्छे से बता रही थी कि टेस्ट जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है ना। कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये है कि हम किसी को उसके बारे में, उसकी रिपोर्ट के बारे में बताते नहीं। तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से है। दूसरी चीज ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से भी दो चीजें हैं। ट्रीटमेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना है, क्या मिलना है, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से है। ART सेंटर्स हैं, हमारा अलीगढ़ में हमारा मेडिकल कॉलेज खुद एक ART सेंटर है। ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और जगह ART सेंटर्स बना रखते हैं। ये तो बेसिक चीजें हो गई। इसके अलावा अच्छा दूसरी चीज मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, वरना लॉज है हमारे HIV पेशेंट्स के लिए, उनके हक है। जो मोटी चीज ये है कि आप किसी मरीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं ट्रीटमेंट अगर वो HIV पॉजिटिव है। HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसको कुछ और बीमारी हो गई, खासतौर से ट्यूबरकुलोसिस बहुत आम बीमारी है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। इसका हक है कि आप उसको ट्रीटमेंट दें। दूसरा हक जो गवर्नमेंट ने हमारे दिया है वो ये दिया है कि उस मरीज को, अगर जिसको भी HIV है, उसको आप एम्प्लॉयमेंट इस बेसिस पे नहीं देंगे कि वो HIV पॉजिटिव है तो उसका एम्प्लॉयमेंट जो है उसका रोक दिया जाए, उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। फिर इस तरह के इनको राइट्स दिए गए, HIV पेशेंट्स को राइट्स दिए गए। अब आपने एक और भी बहुत मतलब इसमें ये आप समझ लीजिए कि जो कुछ बन सकता है गवर्नमेंट हमारी कर रही है, और इसीलिए हमने कंटेन भी कर रखा है इसकी। तो आपने क्वेश्चन पूछा इसके अंदर कि कितने कारगर है। देखिए कारगर जो होता है ये 2 वे होता है। गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दे दी, अब कम्युनिटी कितना उसको यूटिलाइज करती है, कितना इसके ऊपर काम करती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर आप देखें हमारा जो नंबर है ये उतना नहीं बढ़ रहा है जितना और कंट्रीज में इसकी बढ़ोतरी हो रही, खासतौर से अफ्रीकन कंट्रीज में और कुछ जगह। हमारे यहाँ अभी भी काफी हद तक के ये कंट्रोल में, गार्डेड वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं ये ना कह दूं कि ये इंपॉर्टेंस ही नहीं है चाहिए, इसलिए मैं आपको गार्डेड जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। हम औरों से बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमारे यहाँ टाइमली चीजें हो रही है। ब्लड बैंक की फैसिलिटीज है, जो कि लाइसेंस ब्लड बैंक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम में अब जो नीडल्स और सिरिंजेस इस्तेमाल हो रही है वो सारी डिस्पोजेबल हो रही है। आप ताज्जुब करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम ये होता है कि अगर कोई ड्रग अब्यूजर है, आपने देखा होगा ड्रग अब्यूजर जो है वो अपने अंदर दवा डालते हैं। अब वो पैसे की किल्लत की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि एक ही नीडल सब शेयर करें, गवर्नमेंट उनसे नीडल लेती है और उनको दे देती है। आपको हंसने की बात लग रही होगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो जो हमारे रेड लाइट एरियाज हैं, जो हमारे हाई रिस्क एरियाज हैं, वहां पे कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से है ना। तो बहुत कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है और बहुत कुछ यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। बहुत एक लॉन्ग लिस्ट है, अपने आप में एक लेक्चर हो सकता है कि व्हाट आर द फैसिलिटीज गिवन बाय गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द लीगल राइट्स गिवन बाय गवर्नमेंट थ्रू वेरियस लेजिस्लेशन। इन सब के लिए छोटी सी बात यह है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है और ये हर जिले में है और एक गांव के CHP लेवल से भी ये चीज हो रही है। तो ये हमारी मतलब लक्ष्य में अगर हम आपको बताएं तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ अदर एजेंसीज इज हेल्पिंग नॉट ओनली इन आइडेंटिफाइंग पेशेंट, डायग्नोजिंग पेशेंट, but also treating them and preventing the spread of disease. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आबदी हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब YouTube के हमारे दर्शकों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि वैक्सीन के बारे में है। डॉक्टर असफिया, आपसे पूछना चाहूंगी कि जब कोरोना की वैक्सीन 1.5 से 2 साल में आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, तो एड्स की वैक्सीन अब तक क्यों नहीं बन पा रही है? क्या कारण है कि इतने सालों से लोग एड्स पॉजिटिव हैं लेकिन फिर भी वैक्सीन नहीं आ पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये जब HIV आया था तब भी कंपनीज वैक्सीन बनाने की जो जिम्मेदारी है ना ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में है। तो जब HIV की नई जब खोज आई थी तब भी ये क्लेम किया गया था कि विद इन 2 इयर्स या 1.5 से 2 साल में HIV की वैक्सीन भी बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब तक लगभग 3 से 4 डिकेड्स हो चुके हैं, लगभग 35-40 साल हो चुके हैं HIV को फुली डिस्कवर हुए हुए और अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। तो कोरोना की भी वैक्सीन अभी ट्रायल्स में ही है, लेकिन HIV की वैक्सीन अभी तक ना बनने की मेन जो बहुत सारी वजह है, लेकिन जो 2 मेन वजह मेरे हिसाब से है वो एक तो ये कि जो वायरस है ये बहुत हाईली म्यूटेबल वायरस है। हाईली म्यूटेबल का मतलब ये है कि वो अपनी शक्ल चेंज करता रहता है बॉडी में जाने के बाद भी, और बॉडी से निकाल के अगर आप उसकी स्टडी करें तो बाहर भी। तो अगर बाहर स्टडी कर रहे हैं तो भी उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत अपनी शक्ल बदल रहा है बार बार वो, और बॉडी के अंदर में जाने के बाद भी उसकी हर पल शक्ल बदलती रहती है। तो अगर वैक्सीन बनेगी तो वो एक तरह की उसको टारगेट कर पाएगी। तो इसको टारगेट करने के लिए वैक्सीन कोई ऐसी होनी चाहिए जो जो ये जितनी शक्लें बदले उन सारी शक्लों को वो मार सके। तो अभी तक उस तरह वो एक चीज पूरी नहीं कर पाए हैं। और दूसरी चीज ये जो कोरोना वायरस में सही साबित हुई है कि हमारी बॉडी किस तरह से HIV को रिस्पॉन्स करती है, ये स्टडी करना बहुत लंबी वो है, क्योंकि HIV का जो मरीज है HIV से एड्स तक जाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। और हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी जो ताकत है उस वायरस से लड़ने की, वो कैसे उस पर एक्ट कर रही है, उसके लिए हमें चाहिए कोई ऐसा मरीज जो HIV को बिल्कुल क्लियर कर चुका हो, खत्म कर चुका हो। तो अभी तक हमारे पास वो नहीं है। कोरोना के केस में हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना को क्लियर कर चुके हैं, कोरोना से सही हो चुके हैं, क्योंकि एंटीबॉडी सिस्टम, एंटीबॉडीज या इम्यून सिस्टम को हम स्टडी कर सकते हैं फॉर वैक्सीन, मतलब वैक्सीन बनाने के लिए। वो चीज हमारे पास HIV के केस में नहीं है, इसलिए वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। हालांकि बहुत सारी वैक्सीन चल रही है, ट्रायल्स में है। एक वैक्सीन अप्रूव हुई थी, वैक्सीन के भी ट्रायल्स के बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो वो फेज 4 में गई थी। US में और थाईलैंड में उसके ट्रायल चले। ये था कि अब आ जाएगी, बाय 2020 वो आ जाएगी, लेकिन 2020 पे WHO ने अब उसे बंद कर दिया क्योंकि उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है। RV144 एक वैक्सीन थी, उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए। अब जो दूसरी चीज ये है कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं, जो दूसरा साइंटिस्ट एक अप्रोच ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि एंटीबॉडीज ऐसी हम करें जो ये जो जितनी भी शक्लें हैं इस सबको कैप्चर कर पाए। तो वो भी अभी ट्रायल फेज में ही है, लेकिन जो नेक्स्ट वो टारगेट है वो यही है कि इस तरह की एंटीबॉडीज आ जाए जो जिनको बोलते हैं ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज आ जाए, डेवलप हो जाए, ताकि हम उनको इंजेक्ट करके देख सकें कि वो इफेक्टिव है कि नहीं। लेकिन अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है, आने वाले दिनों में भी अभी बहुत ज्यादा जल्दी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं। जी डॉक्टर असफिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ ही मैं आप सभी दर्शकों और हमारे मेहमानों का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करें। अब मैं मॉलिक्यूल क्लब का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने साइंस को आसान बना
इसे आम जनता तक पहुंचाकर जागरूकता फैलाने की पहल में ये कार्यक्रम आयोजित किया। और दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इंस्टाग्राम पे आप हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।